हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्स किरण किसे कहते हैं या एक्स रे क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स किरणें, तो सबसे पहले हमने सब कुछ लिखा हुआ है, एक फिगर भी हमने बनाया हुआ है। यदि सब कुछ ये फिगर पे ही है, फिगर आपने समझा, सब याद हो जाएगा। अब फिगर इतने आसानी तरीके से समझ में आएगा ना कि देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला तो ये आता है कि एक्स किरण है। एक्स किरण की खोज किसने किया? तो ध्यान से समझेंगे, एक्स किरण की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है रॉटजन। तो याद रखेंगे, एक्स किरण की खोज, एक्स किरण की जो खोज है वो किसने किया था? तो रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन है भैया? रॉटजन। ठीक है, तो इस नाम को याद रखेंगे, रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज किया था। अब आता है कि ये एक्स किरण की खोज कैसे इन्होंने किया था। तो देखिए, इस फिगर को एक एक पार्ट वाइज पार्ट समझेंगे। सबसे पहले रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने एक कैथोड प्लेट लिया। ये कौन सा प्लेट है? कैथोड प्लेट है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, कैथोड प्लेट। तो रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने एक कैथोड प्लेट लिया। हम जानते हैं कि जो कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें निकलती हैं। तो रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने एक कैथोड प्लेट लिया जिससे ये कैथोड किरणें निकलती हैं। और ये कैथोड किरणें क्या होती हैं? उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये जो किरणें हैं वो एक्स किरणें हो हैं। तो यही है, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। समझ में आ गया कि एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती है? एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती है कि जब कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। यही बात हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जब किसी कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें क्या लिखा है? जब किसी कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें टकराती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है क्या? थोड़ा सा मैं इसको सुधार कर दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। देखिए, जब किसी कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें निकलती हैं, ऐसा लिखेंगे, निकलती हैं, तो वो क्या होती हैं? जब किसी कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें निकलती हैं और उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं और निकलती हैं तो उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था लिखने में, ठीक है? तो आप समझ गए क्या हमने कहा कि जब कैथोड प्लेट से कैथोड किरणें निकलती हैं तो उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। मतलब ये जो कैथोड किरणें निकल रही हैं ये उच्च गलनांक वाली धातु से टकराएंगी तो कैथोड किरणें उत्पन्न हो जाएगा। ये आपने समझ लिया। दूसरा आता है कि इनका एक्स किरणें नाम हमने क्यों रखा? एक्स किरण ही नाम क्यों रखा रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने? क्योंकि जो ये एक्स किरण है ना, इसके गुणों का अध्ययन नहीं किया था। मतलब इसके गुणों को हमें पता नहीं था कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कौन कैसा गुण है, ऋणात्मक है, ये इस पर आवेश क्या है, इसका भार क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो जब हमें कुछ भी ना पता हो तो उसकी जगह पर एक्स मानते हैं ना। मैथ में यदि हमें कोई भी गणित में कोई भी चीज़ नहीं पता है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। उसी प्रकार जब इसके गुण हमें पता नहीं थे इसलिए इसको एक्स माना गया। तो दूसरा हमने यही लिखा है, दूसरा बात हमने यही लिखा है कि इसकी प्राकृतिक ज्ञात न होने के कारण इसे एक्स किरणें कहा गया। प्राकृतिक मतलब इसके गुण हमें पता ना होने के कारण इसे एक्स किरणें कहा गया। दो बातें आपको समझ में आ गया। सबसे पहला कि जो कैथोड प्लेट से जो कैथोड किरणें निकलती हैं और वो उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। और दूसरी बात कि इसकी प्रकृति ज्ञात न होने के कारण इसे एक्स किरणें कहा गया। दो बात समझ लिए। तीसरा आते हैं, तीसरा यह है कि जो ये एक्स किरणें हैं
इसे ये वैद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको गुजारा जाता है तो ये विक्षेपित नहीं होता है। विक्षेपित का मतलब होता है ये भटकता नहीं अपने रास्ते से। जैसे अगर मैं सपोज्ड है ये मान लेते हैं कि ये कोई मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र से हम मान लेते हैं कि ये हम गुजार रहे हैं एक्स किरणों को, तो ये एक्स किरणें सीधे मान लेते हैं ऐसे जा रही हैं तो ये सीधे चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये अपने रास्ते को भटक जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सीधे जा रही है इधर चली गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये जैसे जाएंगी वैसे ही चली जाएंगी। मतलब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी विक्षेपित नहीं होता है। जैसे यह मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है और उससे कैथोड किरणों को हम गुजारेंगे ना तो वो अपने रास्ते को भटक जाएगी। सीधे जा रही है, वैद्युत क्षेत्र आया तो या तो इधर मुड़ जाएगी या इधर मुड़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो मतलब इसमें विक्षेपित नहीं होता है, ये अपने रास्ते से नहीं भटकती हैं। तो वही हमने लिखा है कि एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने पर विचलित नहीं होती हैं। विचलित मतलब भटकती नहीं है। अब क्यों नहीं भटकती हैं भैया? आप कहेंगे सर क्यों नहीं भटकती हैं? क्योंकि जो एक्स किरणें है ना उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। सॉरी, एक्स किरणों पे कोई भी आवेश नहीं होता है। आप कहेंगे आवेश ना होने से इसका क्या संबंध है? तो देखिए, जब वैद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा ना कुछ आवेश होगा ही होगा। और जब मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत क्षेत्र है तो इधर है धनात्मक आवेश और इधर है मान लेते हैं ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में जब इस पर आवेश होगा, मान लेते हैं कि ये जो एक्स किरणें है इस पर प्लस आवेश है, तो जो प्लस आवेश होगा तो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये ऋणात्मक की ओर आकर्षित हो जाएगा, तो ऋणात्मक की ओर मुड़ जाएगा ना। परंतु जब इस पर आवेश ही नहीं है तो विक्षेपित कैसे होगा? इसका मतलब यही हुआ, चौथा हमारा पॉइंट क्या है कि एक्स किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है। समझ गए? आते हैं सातवें पर। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना होता है? 10⁻⁻8 सेमी होता है, ठीक है। अभी इसके आगे हमने कुछ नहीं समझाया है, सब समझ में आएगा। उसके बाद इसकी जो भेदन क्षमता, जो एक्स किरणों की भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से अधिक होती है, कैथोड किरणों से अधिक होती है। मतलब जो कैथोड किरणें हैं वो जितना भेदन करेंगे, मान लेते हैं शरीर का आर पार, मतलब कोई भी चीज़ है उसका आर पार, वही तो भेदन कहलाता है ना। तो उसके आर पार देखने की जो क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से भी अधिक होती है। इसीलिए ना हम एक्सरे कराते हैं। मान लेते हैं हड्डी किसी का टूट गया तो हड्डी के लिए एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे का मतलब क्या है? एक्स किरणें से ही वो पता चलता है कि शरीर के कौन सी हड्डी टूटी हुई है, ठीक है, अंदर तक वो भेद सकता है वो किरण। समझ गए? अगला आता है ये टॉपिक। अब देखिए ये नीचे वाला जो बात है ये आपको अब यहाँ से मैं समझा रहा हूँ। देखिए हमने यही बताया आपको कि जब कैथोड प्लेट है, एक कैथोड प्लेट से हम जानते हैं कैथोड किरणें निकलती हैं। तो जब ये कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। और ये एक्स किरणें K4FeCN का होल 6 वाले क्रिस्टल से टकराती हैं। जब ये एक क्रिस्टल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक क्रिस्टल है, तो जब K4FeCN का होल 6 वाले क्रिस्टल से टकराती हैं तो फोटोग्राफी प्लेट पर, ये एक फोटोग्राफी प्लेट है, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक फोटोग्राफी प्लेट है। तो फोटोग्राफी प्लेट पर एक वलय, एक वृत्ताकार वलय या आकृति का रूप लेती हैं या वलय या आकृति बनता है। समझ में आ गया? तो वही, अब ये वलय या आकृति क्यों बनता है, इससे फायदा क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इससे हम एक्स जो किरणें हैं उसकी आवृत्ति को माप सकते हैं। समझ में आया? तो वही बात हमने लिखा है कि फोटोग्राफी प्लेट पर, फोटोग्राफी प्लेट से प्राप्त होने वाले वृत्ताकार आवृत्ति से हम एक्स किरणों की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब ये फोटोग्राफी प्लेट पर जो वृत्ताकार आवृत्ति बन रहा है, जो वलय बन रहा है, उससे हम क्या कर सकते हैं? एक्स किरणों की आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो उसीलिए यहाँ से यहाँ तक कार्य किया गया जिससे उसकी आवृत्ति का भी हमें पता चल सके। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यदि आपको एक्स किरणें आता है तो आसानी तरीके से आप लिख लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद ये फिगर भी बना लीजिएगा जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हुआ है।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दूसरी बात, यदि आप सीरियस है क्लास 11th की पढ़ाई करने के लिए, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।